So, hi everyone, namaste and good evening. Welcome to watch our revision series for CA Foundation Account GA 23 रिवीजन। आप अपन इस वीडियो में कंसाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। कंसाइनमेंट एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछता है। बस लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था, इसके पहले के जितने भी अटेम्प्ट देखोगे 10 मार्क्स 12 मार्क्स, एक बार इन्होंने सिर्फ 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया था। तो बट इस टॉपिक का जो कवरेज है वो एग्जाम में मॉडरेटली आप ऑन एन एवरेज 8.5 मार्क्स का पकड़ सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बढ़िया सा टॉपिक है। सीधे सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, सबसे मेन पार्ट इसका ये रहेगा। दूसरा, आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस सीखना पड़ेगा। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो विद दैट स्टार्ट करते हैं अपन। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट, कंसाइन मतलब होता है कि किसी को भेजना। तो कंसाइनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो एक पर्सन है जिसको बोलते हैं जो सामान ओनर ऑफ द गुड्स है, वो क्या करता है, वो कंसाइनर है। वो सामान भेजेगा सामने वाले एक एजेंट को, दूसरे शहर में रहने वाले एक एजेंट को सामान भेजेगा। तो सामने वाला पर्सन क्या हो गया? एजेंट। तो अपना व्यक्ति जो सामान भेजे उसको कंसाइनर बोलेंगे, और सामने वाला व्यक्ति जो कंसाइनी है वो है क्या? कंसाइनी। जो गुड्स रिसीव करेगा उसको बोलते हैं कंसाइनी। अब जो गुड्स की ओनरशिप है वो कंसाइनर की होती है। ऐसा क्यों करता है कंसाइनर? कंसाइनर चाहता है सपोज उसके पास 1 करोड़ का माल पड़ा है, सब तो वो बेच नहीं पाएगा। तो वो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मल्टीपल सिटीज पर अपने एजेंट बढ़ाता है और उनको बोलता है भाई तू सामान रख और इसको बेचना। बेच के जो पैसा कलेक्ट करेगा ना, उसमें से अपना कमीशन रख के बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना चाहिए। तो उस तरीके से ये अरेंजमेंट काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपना अगर सामान जा रहा है कंसाइनमेंट में तो अकाउंटिंग कैसे करनी है इसकी। जो सामान आप कंसाइनमेंट में भेजते हो दूसरे को, वो कंसाइनमेंट का एक अलग से अकाउंट बना दो, कंसाइनमेंट अकाउंट करके। ठीक है, तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट बता रहा होगा। तो कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस बताता है उसको नॉमिनल कैटेगरी का अकाउंट बोला जाता है जी। ठीक है, तो कंसाइन मीन्स टू सेंड। हियर कंसाइनमेंट मीन्स वन पर्सन सेंड्स गुड्स ओनली। गुड्स आर सेंट नॉट सोल्ड। आप सामान को बेच नहीं रहे हो, मतलब बेचने का मतलब क्या है कि ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप नॉट ट्रांसफर, सामने वाले को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। गुड्स टू अनदर पर्सन ऑन अ ट्रस्ट बेसिस में सामान भेज रहे हो आप, उसके पास सिर्फ रखवा रहे हो, उसके पास एक गोडाउन होगा वहां पे आप सामान रखवा रहे हो, वहां पे वो माल बेचेगा और पैसा कलेक्ट करके आपको वापस रिटर्न करेगा। कंसाइनर जो पर्सन होगा वही ओनर ऑफ गुड्स रहेगा। पर्सन हु सेंड्स गुड्स, प्रिंसिपल ओनर हैज टेकन द रिस्क। ये रिस्क किसका है? ये कंसाइनर का रिस्क है। कंसाइनिंग को क्या करना है? सिर्फ सामान रिसीव करना है और सामने बेचना है। बेचने का कंसिडरेशन क्या मिलेगा कंसाइनी को? कंसाइनी एक एजेंट की तरह काम करता है, उसको कंसिडरेशन मिलेगा कमीशन। अब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आप जानते हो कि कमीशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, मतलब सामान बेचने का कमीशन। उसके बाद दूसरा होता है डेल क्रेडिटरी कमीशन। बेटा डेल क्रेडिटरी एक फॉरेन टर्म है, फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब ये रहेगा, अगर आप किसी को डेल क्रेडिटरी दे रहे हो, सपोज ऑर्डिनरी कमीशन अगर 4% है, तो प्लस आप 2% और कमीशन देके टोटल 6 दे रहे हो। और दूसरा वाला जो परसेंट है वो अगर डेल क्रेडिटरी बोल दिया गया है कि दिस इज डेल क्रेडिटरी कमीशन, मतलब डेटर से जो भी रिस्क रहेगा वो, अगर ये कमीशन सामने वाला ले रहा है कंसाइनी, कंसाइनी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा है, तो उस केस में जो डेटर्स का रिस्क रहता है वो बियर करेगा। वो रिस्क कंसाइनर के ऊपर नहीं आएगा। अब ये रिस्क क्या होता है? बैड डेट्स। बैड डेट्स का रिस्क है, मतलब भाई तू पार्टी देख के माल बेच के पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि माल किसी को भी बेचता है, ठीक है, और सामने वाला पैसा देता नहीं है और वो आके यहाँ पे कंसाइनर को बोल रहे हैं भैया बैड डेट हो गया तो आप बियर करें। ऐसा नहीं होगा जी। तो अगर किसी को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि जो बैड डेट अराइज होगा अगर ट्रांजैक्शन से, तो वो किसको बियर करना है? वो कंसाइनी जो सामान रिसीव कर रहा है, एजेंट बियर करेगा। मैं बार बार कंसाइनी शब्द यूज नहीं करूंगा रिवीजन वीडियोस के अंदर, मैं उसको एजेंट बोल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाए कि ओनर और एजेंट कौन है। कंसाइनर इज द ओनर एंड कंसाइनी इज द एजेंट। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट समझते हैं कि पूरा अरेंजमेंट कैसे होता है। कंसाइनर क्या करता है? गुड्स सेंड करता है। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट, यहाँ पे नोटिंग करते आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कंसाइनर है, वो गुड्स सेंड करता है। तो जब गुड्स सेंड होता है तो रास्ते का कुछ खर्चा भी लगता है उसके अंदर। जब ट्रक मूव करेगी ना तो रास्ते का कुछ खर्चा आएगा। वो खर्चा क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, या फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। ठीक है, हो सकता है रास्ते में कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस भी होते होंगे, उसको अपन आगे अलग से डील करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही भेजेगा कंसाइनर, तो कंसाइनर कुछ खर्चे करेगा भेजने के समय। कैरियज, वेजेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, पैकेजिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, ये खर्चा वो करके वहां पे सामने भेजता है। तो इस खर्चे की एंट्रीज क्या होंगी भैया? देखो, गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री, यहीं से अपन को एंट्री समझते जानी है। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो क्योंकि खर्चा बुक कर रहे हो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है,
दूसरा, उसके बाद जैसे ही आपको गुड्स सेंड करना है तो कुछ खर्चे करने हैं, तो जो खर्चे कंसाइनर खुद कर रहा है, कंसाइनर, वो यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंस, भाई सामान भेजना है तो कंसाइनर खर्चा करेगा ना जी। तो यहाँ पे जो एंट्री रहेगी, कंसाइनमेंट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। उसके बाद देखो सामान वहां पहुंच गया गोडाउन में, फिर हो सकता है कि कंसाइनी भी कुछ खर्चा करे, ठीक है, जैसे कि वो आपका अनलोडिंग का खर्चा करेगा, गोडाउन का रेंट, अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हो कि कंसाइनर भी करेगा तो वो भी, सेलिंग एक्सपेंस, वहां का फायर इंश्योरेंस एक्सेट्रा, अगर कुछ भी खर्चा ले, ठीक है, वहां पे सामान कहाँ पहुंच गया, सामने वाले एजेंट के पास पहुंच गया, फिर वहां पे भी कोई खर्चा हुआ जो पहले से एग्री किया गया है कि वो कंसाइनर अगर बियर करेगा, तो इसकी एंट्री कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या पास करेगा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखो भैया कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है ना, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मीन जितने भी खर्चे हैं वो भी डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम होगी ना वो क्रेडिट होगी जी, ठीक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब क्वेश्चन में अगर कंसाइनी का नाम वाई लिमिटेड है, अब वाई लिमिटेड डाल देना यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से खर्चा हुआ, ठीक। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। उसके बाद जब सामान वहां पहुंच गया तो अगला क्या करेगा, अगला करेगा सेल्स, ठीक है। तो सेल्स करेगा, तो सेल्स का तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है। सेल्स की एंट्री तीन टाइप की हो सकती है, या तो कैश क्रेडिट, ठीक है, और या तो कैश डायरेक्टली यहाँ पे रिसीव हो जाए, अगर ऑनलाइन तरीके से रिसीव हो रहा है तो अगर कैश सेल हो रही है, इमीडिएटली एंट्री क्या बुक होगी, कंसाइनी, क्योंकि हम पैसा किससे लेंगे, कंसाइनी से लेंगे, कंसाइनी डेबिट टू, कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट। भाई इस टॉपिक के अंदर क्या है, कंसाइन 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 हर जगह आ जाता है, तो इसको आपको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है, हड़बड़ी से आप नहीं समझ सकते, ठीक है। कंसाइनी को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे ही माल बिका तो हमको उससे पैसा लेना ड्यू हो जाता है, तो भैया अगर सामने वाले से पैसा लेना ड्यू है तो वो अपने डिटर की तरह काम करेगा, तो डेबिट करिए उसका अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने सेल करके पैसा कलेक्ट कर लिया है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ये अगर उसने पैसा रिसीव किया, ठीक। अब अगर क्रेडिट सेल हुई है तो आप अलग से एक अकाउंट खोलिए, कंसाइनमेंट डेटर, जूम कर देता हूं, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट सेल हो जाएगी। और अगर पैसा डायरेक्टली अगर एचओ मतलब हम रिसीव कर रहे होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से सेल्स की एंट्री बुक की जाएगी, और बाद में जब कंसाइनमेंट डेटर इसको पैसा देगा, किसको, कंसाइनी को, तब क्या होगी, देखो इसकी एडिशनल एंट्री होगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट डेटर, सीडी शॉर्ट में। और अगर इफ बैड डेट होते हैं और डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं हुआ तो कंसाइनर का खर्चा है जी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में डलेगा। तो देखो इसकी अब दो एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री बैड डेट टू कंसाइनमेंट डेटर, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैड डेट, ऐसा करके एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी एंट्रीज होने के बाद क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी कि अगले का कमीशन इतना है, जितना भी परसेंटेज दिया हो। आप खुद क्या करोगे, एक वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में सेल्स इनटू कमीशन मल्टीप्लाई करोगे, और कमीशन की एंट्री भयंकर सिंपल है, हमको खर्चा बुक करना है। कमीशन की एंट्री में देखो कंसाइनर को खर्चा बुक करना है तो कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दे, कंसाइनमेंट अकाउंट एक पीएल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट्स टू, किसको देना है, कंसाइनी को देना है, दे दो जी, कंसाइनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्यक्रम। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो पैसा आप कंसाइनी से रिसीव करोगे वो यहाँ नहीं आएगा, फिर आपको इसके बाद कंसाइनी अकाउंट प्रॉपर से बनाना पड़ेगा, वहां पे कैश कलेक्शन दिखेगा। तो इस तरीके से लॉजिक्स थे आपके कंसाइनमेंट की एंट्रीज के। अब इसमें एडिशनल फैक्टर ये आएगा कि भाई अगर तुम्हारा लोडिंग, आप मतलब सेल्स प्राइस में या एक कुछ
प्रॉफिट जोड़ के सामने वाले को सामान बेचते हो, कॉस्ट पे नहीं दे रहे हो, तो लोडिंग को हर जगह रिवर्स किया जाता है। जब आप गुड्स सेंड करोगे तो उल्टे साइड में प्रॉफिट का रिवर्सल रहेगा, और हर जगह पे आप प्रॉफिट का रिवर्सल करेंगे जी। और लास्ट में एक एंट्री पास होती है इसके बाद कमीशन देने के बाद गुड्स लाइंग। गुड्स लाइंग मतलब जो सामान उसके पास पड़ा हुआ है कंसाइनी एजेंट के पास, वो अपने को अपने क्लोजिंग स्टॉक में रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर तो हमें ना जी। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी पास करोगे। सिंपल सिंपल एंट्री रहेगी कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, गुड्स विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट, गुड्स विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इस तरीके से पास होगी, इसका भी लोडिंग रिवर्सल किया जाएगा। तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंसाइनमेंट अकाउंट के एंट्रीज का। ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं। ये सारी एंट्रीज मैंने वैसे भी डिस्कस कर दी है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल एबनॉर्मल, वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस फाइनल तक पहुंच के भी कई सारे लोगों को ये टॉपिक लास्ट तक क्लियर नहीं होता। बेटा आज ना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को अपने अंदर ऐसा डाल देना कि इसको कोई भी जगह पे आप यूज कर पाओ। ठीक है, और इसके यूसेज भी बहुत सारे जगह पे है। ये आपके एनपीओ में भी यूज होता है, ये आपके फाइनल अकाउंट्स में भी यूज होगा, ये आपके पार्टनरशिप में भी यूज होता है, ये हर जगह यूज होता है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। तो इसको ध्यान से अपने अंदर डालिए, तो आपको इसको क्या है अगली बार कंफ्यूजन आए और कहीं पे भी आप इसका नॉलेज यूज कर पाओ। भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रट्टा मारते हो ना तो वो जीवन भर याद नहीं रहता। और कॉन्सेप्ट को एक बार कॉमन सेंस से समझ जाओगे ना, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमनली ऑलवेज अवेलेबल, तो उसमें आपका क्या रहने वाला है कि भाई तुम्हारा जो है ना बेस्ट तरीके से अप्लाई होगा, और आपकी नॉलेज लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाती है। तो बी अ नॉर्मल लॉस। सबसे पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है जी? ठीक, एक ट्रेडिंग अकाउंट भी यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मैं क्वांटिटी डालूंगा, अमाउंट नहीं रहेगा। कॉलम में सिर्फ समझने के लिए, ऐसा बनता नहीं है बट समझने के लिए अंदर की कहानी। ए नहीं है, क्यू है, क्यू फॉर क्वांटिटी, ट्रेडिंग अकाउंट। मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल समझ के। ठीक, ठीक। सबसे पहले देखो, नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ये बार बार होता है लॉस, क्योंकि जो गुड्स में आप डील कर रहे हो ना, नॉर्मल लॉस मीन्स दैट लॉस which occurs due to normal oblique natural properties of the गुड्स। जैसे कि कोई भी लिक्विड गुड्स रहेगा, उसका नॉर्मल लॉस क्या होता है? इवापोरेशन। भाई लिक्विड है, गर्मी होगी तो इवापोरेट होगा ही होगा। पानी का टैंकर देखना टिप 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 बहता रहता है, वो उसका नॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि नॉर्मली आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लीकेज रहता है पानी के टैंकर के अंदर। वैसे ही पेट्रोल में क्या होता है, जैसे ही थोड़ी देर के ढक्कन खुलेगा ना, वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन वहां पे होता है, वो उसका साइंटिफिक नेचर है भैया। जैसे सपोज आप लकड़ी लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि पानी चले जाए तो उसमें नॉर्मली उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को आपने रट्टा मारा होगा ना कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड या नो एंट्री, मतलब ये रट्टा है, समझ ले बेटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी। चाहे अब नॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, अगर क्वांटिटी लॉस हो रही है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप उसको कैप्चर करता है। इसीलिए हम नॉर्मल लॉस के एंट्री पास अलग से नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इट ऑटोमेटिकली कैप्चर्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड होता है जी। कैसे, जरा समझते हैं। सपोज से हमने हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 10 क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने परचेस किया से 110 क्वांटिटी,
टोटल हमारी इन कितनी हुई, इन 120 क्वांटिटी इन हुई। फिर हमने यहाँ पे सेल किया, सेल, ठीक है, सेल किया से 80 क्वांटिटी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ये हमेशा फिजिकली काउंट होता है, फिजिकली काउंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। जब गिनने गए थे ना तो उस समय 20 क्वांटिटी था, तो बैलेंसिंग फिगर जो है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है, जो 20 का शॉर्टफॉल दिख रहा है, ठीक है, इन आया 120 और यूसेज दिख रहा है 100 का, मतलब 20 का शॉर्टफॉल दिख रहा है ना, वो 20 का शॉर्टफॉल यहाँ पे हैम्पर करेगा, कहाँ पे, या तो जीपी में हैम्पर करेगा या ग्रॉस लॉस में। क्योंकि देखो अगर 20 क्वांटिटी यहाँ पे और ज्यादा होती तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता, और अगर यहाँ पे 20 क्वांटिटी फिजिकल अकाउंट में कम आई है मतलब आपका प्रॉफिट अपने आप डाउन हो गया, उसका लॉस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया। गोल्डन बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है चीजें, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, इस चीज का, ठीक है। फिजिकल काउंट होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, एंड देयरफॉर ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड है। जैसे सपोज 40 का स्टॉक होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता, लेकिन उसकी जगह अभी 20 का स्टॉक है तो 20 का जो स्टॉक लॉस्ट है, लॉस्ट वाले स्टॉक ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट कम है ना, तो देयरफॉर लॉस इज ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड। देयरफॉर नॉर्मल लॉस नॉर्मली जो अवेलेबल है उसको अकाउंट में रहने देना है, और इसीलिए उसकी एंट्री पास नहीं होती है। वर्सेस नाउ बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। अब जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना उसका रीजन नेचुरल नहीं होता, उसका रीजन नेचुरल नहीं होता। अब इसमें हो सकता है कि थेफ्ट हो, फायर हो, मतलब ये रोज रोज नहीं होने वाला है, ठीक है। एक तो नेचुरल रीजन नहीं है, दूसरा ये रोज रोज नहीं होगा। तो थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा, डैमेज वैमेज हो गया किसी भी कारण से, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या समझिएगा भैया, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मैं आपको अभी भी समझा चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से, कि अगर क्वांटिटी मिसिंग होगी, क्वांटिटी मिसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट कैप्चर करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लोजिंग स्टॉक इज फिजिकली काउंटेड। तो जितना गोडाउन में माल फिजिकली अवेलेबल है वो काउंट किया जाता है। सो देयरफॉर जितना शॉर्टेज होगा ना उतना लॉस अपने आप कैप्चर हो रहा है। तो थेफ्ट और फायर एक्सेट्रा अगर कोई आपका इस टाइप का डैमेज है जो बार बार नहीं होने वाला, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसका क्रक्स लाइन ये है कि ये इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते हो, इसको आप कहाँ लेते हो, ट्रेडिंग से निकाल के शिफ्ट करते हो, शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शिफ्ट करते हैं तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे आप लिखते हो बाय। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली लॉस कैप्चर्ड है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बाय लिखा, बाय एबनॉर्मल लॉस, या बाय लॉस बाय फायर लिखोगे तो उसका भी मतलब एबनॉर्मल लॉस होता है। या ऐसा लिख दिया आपने बाय थेफ्ट, या आपने परचेज से माइनस कर दिया तो भी उसका मतलब यही होता है जी। किसी भी वैरायटी में जाओ मतलब यही रहेगा, बाय एबनॉर्मल लॉस से हमारी 20 की क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक एक की वैल्यू 100 थी, तो 2000 का हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। अब देखो मेरी बात मैं रिलेट कर रहा था वापस, हम रिकॉर्ड कहाँ क्या चीज को कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस को। तो भैया लॉसेस तो डेबिट होने चाहिए थे, बट इस केस में क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर लेके जा रहे हो, और कहाँ डाल दोगे, पीएल अकाउंट में डाल दोगे। सिर्फ 2000 का लॉस हुआ तो फिर पीएल के डेबिट साइड में डाल देना टू एबनॉर्मल लॉस। लेकिन एक मिनट के लिए रुक जाना, उसके पहले जरा चेक करना कि क्या हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी क्या इस टाइप के लॉस के लिए। अब अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और पूरा पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है तो आपका एबनॉर्मल लॉस फिर यहाँ से निकल गया, बट अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस कंपनी के जेब में चले गया, हमको अलग से अपने पीएल में नहीं डालना क्योंकि हमारा खर्चा हुआ ही नहीं, बस हमने ट्रेडिंग से उसका इफेक्ट हटा दिया बाहर। बट अगर सपोज से हमने अगर कोई पॉलिसी नहीं ली तो 2000 का खर्चा हमारे ऊपर है, हमारे पीएल में डेबिट साइड में चले जाएगा। और अगर आधा अधूरा हुआ, सपोज से 1500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है, 500 नहीं कर रही होगी बियर किसी भी कारण से, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्ट थी या कोई भी गलती थी आपकी, तो उस केस में 500 आपके पीएल में जाएगा, 1500 इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, ऐसा मिक्स एंड मैच करके ये नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस कंसाइनमेंट वाले में क्या होता है देखिएगा, जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यहीं पे बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। भाई इतना टफ टॉपिक नहीं है, आपका जो दिमाग है ना वो आप फोकस नहीं करते, आपको शुरू में ऊपर ऊपर से दिखता है कि टफ है तो मैं इसको नहीं करूंगा, टफ है ही नहीं। ठीक है, आपको ना आधे एक घंटे का पेशेंस रखना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और भाई ऑन एवरेज 8 मार्क्स से इंस्टीट्यूट पूछ रही है तो 100% आपको इस टॉपिक को ढंग से करना चाहिए। ठीक है, तो
जब आप एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट बना रहे हो, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का, तो एबनॉर्मल लॉस किस स्टेज पे हुआ है उसके बेसिस पे लॉस का वैल्यूएशन होता है। कैसे? जैसे सपोज फर्स्ट सामान जब निकला तो फर्स्ट रास्ते में ही वो लॉस हो गया, तो इस सामान में क्या क्या कॉस्ट आई है? परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। कौन सा वाला खर्चा? जो कंसाई नर ने किया है। कंसाइनी के खर्चे इसके में मत इंक्लूड करिए, बट अगर सामान कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच गया था उसके बाद अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, आपको टोटल कॉस्ट शामिल करना है। तो भैया जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंसाइनमेंट, बिल्कुल से ध्यान दीजिए कि जो सामान लॉस्ट हुआ है ड्यू टू थेफ्ट, फायर, वॉट एवर रीजन, वो कौन से स्टेज पे हुआ, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहीं पे आप गलती करते हो। 2 मिनट के लिए आराम से अपनी स्पीड को स्लो करके जज करिएगा। अब भाई वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि गाड़ी पहुंचने वाली थी उसके पहले डैमेज हो गया या पहुंचने के बाद डैमेज हो गया, बस उतना ही तो पढ़ना है, पढ़ के ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब चीजें बहुत ईजी है, अपना ध्यान देना एक पिक्युलर टास्क हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यूएशन का नोट देखो एक बार। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले पकड़ लो, कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस क्वांटिटी ले ली। फिर आपने क्या किया? कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस इंकर किए उसको कॉस्ट में आप उसको ऐड कर दीजिए। फिर लेस लेस अपन कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, लेस कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो एबनॉर्मल लॉस तो उड़ गया, तो उसको आप माइनस कर दो। अब ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे अभी तक का ड्यूरिंग ट्रांजिट में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ अभी तक का, इतना जो खर्चा है ना, इतना, इसको प्रोपोर्शनेट करके माइनस कर दीजिएगा दोनों को जोड़ के। फिर आप ऐड करेंगे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेस नॉर्मल लॉस, ठीक है। सिर्फ क्वांटिटी में माइनस करेंगे, अमाउंट कॉलम में माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो कम हो जाएगी ना भैया उतने से, ठीक है। फिर अगर कोई कंसाइनी के गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रहा है तो यहां तक का खर्चे को बेस बना के प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्वांटिटी आप माइनस करिए, उसका कॉस्ट ले लीजिए, अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है। अब ठीक है, अब ये मेजर पार्ट जो अभी तक अकाउंटिंग अपने डिस्कस की थी ना, वो कंसाइनर जो सामान भेज रहा है उसकी बुक्स की बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कंसाइनी। कंसाइनी अपने अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? कंसाइनी रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी का भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। सीधी सीधी बात है, ये पीएल अकाउंट या नहीं बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट भी नहीं बनाता। डायरेक्टली गुड्स रिसीव हुआ उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। फिर अगर कुछ पेमेंट वगैरह करेगा ना, पेमेंट वगैरह, देखो इसको जो गुड्स का मूवमेंट है ये मेन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? गुड्स का जो मूवमेंट है वो एक अलग से स्टॉक का रजिस्टर बना ले, उसमें वो लिख ले इतना आया इतना बिका एक्सेट्रा। सीधा उसको अमाउंट वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। कुछ भी ये पे करेगा सामने वो रिकॉर्ड करना है, कुछ भी ड्यू हो गया वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। जस्ट रिवर्स एंट्री, जहाँ पे वहां पे कंसाइनी आ रहा है ना, उसका जस्ट उल्टा एंट्री वो यहाँ पास कर ले, कंसाइनर करके, तो बैलेंसेस दोनों के मैच करने चाहिए। बट अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हुआ, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर इसको मिल रहा होगा तो बैड डेट्स की एंट्री भी ये भैया रिकॉर्ड करेंगे और इनके पीएल पे चढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप फटाफट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी पार्ट है। तो मेजर क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे कि जहाँ पे कंसाइनर की बुक्स, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको बनाना पड़ेगा। कंसाइनी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चंस की वैरायटी में आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आपकी क्वेश्चंस की वैरायटी हो गई। जर्नल एंट्री दिखा दो दोनों की बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकाल दो। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसाइनमेंट 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 कंसाइनमेंट। तो देखो मेजरली जो क्वेश्चंस आ रहा है ना, वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? ओनर बनाएगा, जो कंसाइनर है वो बनाएगा। तो इस तरीके से अपन कंसाइनमेंट का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। आपको फटाफट से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने इसके। आई होप जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है मैं उसको टच कर चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर। और स्टिल अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट में डाल के पूछ लीजिए और अपने फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा इन वीडियोस को। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में और बेहतरीन इस तरीके से रिवाइज करेंगे, एग्जाम में पूरा फोड़ के आएंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।